नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। एनडीटीवी आपको लगातार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से जुड़ी हुई खबर दिखा रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप इस मामले को लेकर लगा दिया है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की जानी चाहिए। ममता ऐसी मांग क्यों कर रही हैं, खुद एनसीपी और बाकी राजनीतिक दल इस पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं। का ये जो हादसा हुआ है, हम इसको बिल्कुल हादसा नहीं मानते। हम इसको एक साजिश के तहत हादसा मानते हैं। दादा अपना केवल काम करते रहे। दादा को क्या क्या लांछन नहीं लगाया गया। क्या अजित पवार के साथ हादसा नहीं बल्कि साजिश हुई है? बारामती में सुबह हुई विमान दुर्घटना के बाद दोपहर होते होते सवाल उठने लगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अजित पवार की पार्टी ने क्या सवाल उठाए। दादा का ये जो हादसा हुआ है, हम इसको बिल्कुल हादसा नहीं मानते। हम इसको एक साजिश के तहत हादसा मानते हैं। जी। हाँ। दादा सबसे ज्यादा भाई अजीत दादा से था, सबसे ज्यादा कमेंट अजीत दादा के ऊपर होता था, लेकिन दादा ने कभी किसी का कमेंट नहीं किया। दादा अपना केवल काम करते रहे। दादा को क्या क्या लांछन नहीं लगाया गया। आप कह रहे साजिश है? किस तरह की साजिश? किसकी हो सकती हो तो जांच का विषय है ना। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सब मैं नहीं अकेला, मैं नहीं पूछ रहा, पूरा महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। कि महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं। दादा ने, आप एकनाथ शिंदे का बयान देखिए, देवेंद्र का बयान, लोगों का बयान देखिए। दादा पक्ष के विपक्ष के सबके थे। साजिश कौन करेगा उनके खिलाफ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, साजिश जिनको खतरा था। किसको खतरा था? लोग ये जानते थे केवल एक ही एनसीपी ऐसी पार्टी है, ये दोनों एक हो गए तो ये सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेंगे। इसके पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से भी एक चौंकाने वाला बयान आया। राज ठाकरे ने कहा, अजित पवार बेहद स्पष्टवादी थे और वादा करके लोगों को धोखा देना उनके स्वभाव में नहीं था। राजनीति में इस तरह की साफ गोई की अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक तो बात किसी अंदेशे की तरफ इशारा करती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी एक कदम आगे बढ़ गई। But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान के साथ बारामती के पास गोजबावी गांव में हादसा हुआ, जिसमें पवार समेत सभी 5 लोगों की जान चली गई। इस भयानक हादसे में अजित पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से की गई है। पवार महाराष्ट्र में 5 फरवरी को होने जा रहे जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। केंद्र सरकार कह रही है कि जांच शुरू हो गई है,
लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह की जांच की मांग की है उसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया। बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। देखिए, जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जाते रहते हैं। अब क्या है, मोरलेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं, और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। तो देखिए, जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर अब छगन भुजबल भी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और अब यहां पर भी वो दौरे के लिए पहुंचे हैं। जब से यह हादसा हुआ है तब से एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं इस जगह का, और अब छगन भुजबल भी उस जगह पर पहुंचे जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ था। तो तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र सरकार के आज यहां पर पहुंचे हैं इस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ। परिवार से मुलाकात जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर आए थे। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एकनाथ शिंदे भी वहां पर पहुंचे थे, और अब छगन भुजबल भी यहां पर प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं छगन भुजबल। तो देखा आपने जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उसके बाद कई सारे सवाल यहां पर हैं, लेकिन ये इतनी दुखद खबर थी जिसके बाद तमाम तरफ से जो शोक व्यक्त किया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि देश ने जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता खो दिया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके चाचा और एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार से बात करके शोक जताया। इसके पहले पीएम मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, अजित पवार जननेता थे जिनकी जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा भी सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है, और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे, और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे
ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। अलग अलग दलों के नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक जाहिर किया है। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। महाराष्ट्र के लिए खास करके राजनीति में एक बड़ा लॉस है। उनका जो काम का तरीका था, जो उनका कमिटमेंट था, वो मैं मानती हूँ कि वो बहुत प्रभावशाली था, इंस्पायरिंग भी था। पर जो बारामती के लोग हैं, मैं उन सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। बहुत ही दुखद समाचार। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके कहा, अजित पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। अब आपको एक और अपडेट हम यहाँ पर दे देते हैं। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ वहां पर उमड़ी है। आपको बता दें, विद्या प्रतिष्ठान में पार्थिव शरीर को रखा गया है और थोड़ी देर पहले उनके पार्थिव शरीर को वहां पर लाया गया। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होना है। विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि अजित दादा पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है, आप देखिए बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो वहां पर पहुंच गए। आपको बता दें कि अजित पवार का जो राजनीतिक का सफर है वो बारामती से ही शुरू हुआ और यहाँ से 7 बार वो विधायक रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र की सियासत में एक कद्दावर नेता का सफर उन्होंने यहाँ से तय किया और जीवन का एक दुखद अंत इसी बारामती में अजित पवार का हुआ, जहाँ पर एक प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। तो अजित पवार से बहुत लगाव है वहां के लोगों को और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। बड़ी तादाद में लोग, जब से इस बात की जानकारी मिली है कि अजित पवार की मृत्यु हो गई है इस प्लेन क्रैश में, इस दुखद हादसे में, तब से वहां पर इंतजार में अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा रहे और अब उस जगह पर जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है, कल सुबह 11 बजे करीब अंतिम संस्कार होना है। विद्या प्रतिष्ठान मैदान, वहां पर अब लोगों का हुजूम है। तो जहां पर जिन हालातों में ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं कि आखिर ऐसा वहां पर क्या हुआ जो ऐसी स्थिति वहां पर बन गई। हमारे सहयोगी सौरभ अख्तानिया वहां पर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह हादसा हुआ। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये पूरी जगह समझ में आएगी जहां पर प्लेन क्रैश हुआ।
सबसे पहले तो मौका वारदात की जो तस्वीरें हैं वो देखें कि यही वो प्लेन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और पूरी तरीके से चकनाचूर यहाँ पर आपको पीछे ये टेल यहाँ पर देख सकती है। सबसे अहम बात मैं यहाँ पर आपको पहले तो दिखा दूँ कि ये जो पूरी जगह है उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत अहम सुराग है। इसके अंदर जो भी जाँच होगी, इसके अंदर जो भी सुराग मिलेंगे वो यहीं से मिलेगा। आप देखिए कितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि दादा आ रहे थे यहाँ पर एक 4 रैली को संबोधित करने वाले थे, वहाँ पर आप देखिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। और जो पूरे प्लेन के पार्ट्स है पूरे इस क्षेत्र में फैले हुए, ये थोड़ी एक ऊंची सी ढलान है और इस ढलान पे यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा एक रनवे है, एक मेकशिफ्ट रनवे यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और इसी जगह पर आप देखिए आगे चल के यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा और आगे हम आते हैं, यानी कि ये देखिए ये जो पूरी सड़क है और वहाँ पर से आप देखें कि वो जो मार्ग आपको दिख रहा है, कैमरा पर्सन अमर से कहूँगा कि थोड़ा और जूम करके आपको दिखा दे, तो यहाँ पर इस प्लेन को लैंड करना था। अब आप देखिए कि पूरी तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए यहाँ से वो प्लेन आ रहा था, यहाँ से वो प्लेन आ रहा था। पहली बार जब प्लेन यहाँ पर आया तो वो लैंड नहीं कर पाया। पायलट ने कहा कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। उसने एटीसी टावर से जब संपर्क किया तो उसने कहा कि हमें रनवे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम गो राउंड करेंगे। यानी कि जो आई विटनेस थे वो बता रहे थे कि प्लेन रनवे के बहुत नज़दीक आता है, लेकिन यहाँ पर ठीक सामने से देखिए, यहाँ पर एक ठीक सामने से एक बार फिर से वो पूरा गो राउंड करता है और गो राउंड करके यहाँ से एक बार फिर से लैंडिंग करने की वो कोशिश करता है। लेकिन एक बार फिर से जब पायलट से पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। फिर एटीसी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं हुआ है और उसके बाद आप देखिए कि ये फील्ड स्ट्रिप है, यानी कि एयर स्ट्रिप जिसे कहते हैं हम। यहाँ पर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन इसके ठीक राइट साइड में, इसके ठीक पीछे वो प्लेन वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वहाँ पर क्रैश करता है। आप देखिए अभी भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है। एक बार फिर से आपको यहाँ से देखिए वो एक और हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड हुआ है बस कुछ ही देर पहले, अब वो फिर से टेक ऑफ कर रहा है। तो बारामती के लिए ये जो एयर स्ट्रिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उतनी ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत नहीं है, लेकिन एक मेकशिफ्ट यहाँ पर आप देखिए एक हेलीकॉप्टर बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंड हुआ था। कोई वीआईपी यहाँ पर आए हुए थे, अब उसको छोड़ने के बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। यानी कि मैं आपको बता दूँ कि जब ये प्लेन इस रनवे को अप्रोच कर रहा था, ये रनवे नहीं पकड़ पाया और उसके ठीक साइड में एक खाई है। कैमरा पर्सन अमर से कहूँगा कि एक बार फिर से मेरे तरफ आइए, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ये एयर स्ट्रिप है और फिर इसके ठीक नीचे एक बड़ी सी खाई है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये अभी हेलीकॉप्टर यहाँ कुछ देर पहले आया था और अब ये वापस जा रहा है। और यहाँ से देखिए कि ये एयर स्ट्रिप के नीचे एक खाई पड़ी हुई है। अब उस खाई के नीचे देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं वो बताएंगे हम आपको। अब आप देखिए तो ये रनवे मिस कर देता है और रनवे मिस करने के बाद ये प्लेन यहाँ पर आके क्रैश कर जाता है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये प्लेन रनवे मिस किया है और रनवे मिस करने के ठीक बाद ये राइट साइड में आपको ये जो पूरा मलबा दिख रहा है, देखिए पूरे 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी एरिया को कॉर्डिन ऑफ कर दिया है। और क्योंकि ये बहुत अहम यहाँ पर जो सुराग है वो लोग मिलेंगे, जो जांच ऑफिशियल्स यहाँ पर आएंगे उनको ये एक एक पीस को जोड़ना होगा। ब्लैक बॉक्स ज़रूर मिल गया है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कितने सारे हैं, हज़ारों की तादाद में पेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और वो उड़ के अलग अलग जगह पे गए हैं। जो नोज़ है और वहाँ पर जो टेल है वो अभी आपको दिखा रहा है और बस अभी यहाँ पर जांच होगी थोड़ी देर में। लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। परिवार के लोगों को बता रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, कितने लोग आए हैं यहाँ पे। और अजीत पवार के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे कई बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और यहाँ पे पवार परिवार के जो लोग हैं जैसे कि रोहित पवार, वो भी यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं अजीत पवार को अलविदा कहने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ बारामती महाराष्ट्र से सौरभ गुप्ता।
तो लगातार तमाम नेताओं का बारामती पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब आपको ये भी बता दें कि विद्या प्रतिष्ठान नवाब मलिक भी पहुंचे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। अजित पवार के निधन पर इन्होंने दुख जाहिर किया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान की, जहां पर लोगों का हुजूम है। ये वो लोग हैं जो बहुत अपनापन महसूस करते थे अजित पवार के साथ, और अजीत दादा पवार उनको कहकर पुकारते थे वहाँ के लोग। और क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दशकों का एक साथ रहा है बारामती से अजित पवार का, उनके परिवार का, और महाराष्ट्र की सियासत में एक कद्दावर नेता के तौर पर उनको जाना जाता रहा है। और ये क्षण जब उनकी मृत्यु की खबर आई, इसने तमाम लोगों को भावुक कर दिया। और उनके समर्थक, वो लोग जो उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उस जगह पर जहाँ पर पार्थिव शरीर अजित पवार का रखा गया है। कल अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे पहले विद्या प्रतिष्ठान मैदान, जहाँ पर बड़ी तादाद इस वक्त लोग मौजूद हैं। तमाम बड़े नेताओं का, बड़ी हस्तियों का आने का सिलसिला भी वहाँ पर लगातार जारी है। परिवार को सांत्वना देने के लिए तमाम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त है पवार परिवार के लिए, अजित पवार की फैमिली के लिए और उनके समर्थकों के लिए, क्योंकि इतना दुखद हादसा आज हो जाएगा इसका किसी को भी अंदाज़ा यहाँ पर नहीं था। अजित पवार मुंबई से प्रचार के लिए जो है वो आ रहे थे यहाँ पर बारामती, और ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई। कुछ दिनों पहले अजित पवार ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू विमान में रिकॉर्ड किया गया था, उसी विमान में जिसमें आज ये हादसा हुआ है। ये अजित पवार की तरफ से किसी न्यूज चैनल को दिया गया आखिरी इंटरव्यू था। इत्तेफाक आप देखिए कि ये उसी विमान के अंदर इंटरव्यू लिया गया जिस विमान में आज सफर करते हुए अजित पवार की मृत्यु हो गई। तो शायद ऐसा तो नहीं कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अभी साथ में आ रही है, जो आपके मनमुटाव थे, चूंकि आपने पिंपरी चिंचवड में कहा भी, अभी जो हुआ सो हो गया। नहीं, क्या हुआ इस चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता जो है, कैंडिडेट जो होना चाहते थे, उन्होंने हमें भी बताया, उनको भी बताया, और अकेले लड़कर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो कैंडिडेट का नुकसान होता है। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है वो चुनाव उन्होंने जीतना चाहिए, और वो जीतने के लिए अगर बंटवारा न होते हुए दोनों साइड की वोट अगर मिल गए तो रिजल्ट थोड़ा बहुत ठीक आने की संभावना रहती है। ये आगे जाके भी होगा। नहीं, अभी तो मैंने खाली कॉर्पोरेशन के चुनाव के बारे में मेरा सोचना चालू है, और उसके बाद जिला परिषद, तालुका पंचायत, ये इस पे हम सब ध्यान देने वाले हैं। और उसमें तुरंत बाद अपना इस साल का बजट आने वाला है 23 फरवरी को, 23 फरवरी 2026, इसमें मुझे बजट पेश करना है। तो ये सब काम में मैं बहुत बिजी हूँ। हमने उस एंगल से कुछ सोचा। जो दिल्ली में चर्चा है कि जो राष्ट्रवादी है शरद पवार का गुट, वो भी एनडीए का सहयोगी सदस्य बनना चाहता है, मुझे भी पता, आपको पता है। और सुप्रिया सुले भी शायद मिनिस्टर बनेगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या होता है, अभी जैसे बीच में बहुत दिन उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और राज ठाकरे जी की मन से एक आ सकती है, एक हो सकती है, एक हो सकती है, साथ साथ चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने पार्टी अलग अलग रखी है, सही है ना, पार्टी तो अलग अलग है। उन्होंने कुछ कैंडिडेट खड़े किए, इन्होंने कुछ कैंडिडेट, लेकिन दोनों आपस में एक साथ चुनाव मिलकर जैसे भाजपा शिवसेना इतने सालों से मिलकर लड़ रही है, वैसे अभी ये दोनों साथ साथ आए हैं, तो उन पार्टी के कार्यकर्ता उनको ठीक लगता है, और उन पार्टियों के वोटर जो है उनको भी ठीक लगता है कि चलो अच्छा हो रहा है। ऐसा मदद से शिवसेना के बारे में, वही एनसीपी के बारे में ऐसा आप बताना वैसा
अभी जो वोटर है एनसीपी का, जो पवार साहब कुछ चाहते हैं या हम पार्टी चलाते, हमारे भी थोड़ा बहुत कुछ वोटर है, वो दोनों वोटर को अच्छा लगता है कि चलो। क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में जितने आपके फैमिली फंक्शन भी देखे हैं, जैसे अभी बारामती में फंक्शन हुआ, तो फैमिली में थोड़ा सा जो तनाव था लग रहा है कि अब बिल्कुल खत्म हो गया है, मनमुटाव वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ बिल्कुल खत्म है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। और आप कंसल्ट करते हैं चाचा से अगर जरूरत हुई तो? नहीं, फैमिली में बात करते वक्त अगर आपके अंकल हो गए आपको, तो जो भी बात कॉमन फैमिली में चलती है वैसे पॉलिटिक्स की बात तो होती नहीं। जब फैमिली बैठती है तो ये क्या कर रहा है, इसकी शादी हुई है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ऐसे ही बात होती है ना। हमने कभी सब साथ साथ होते हुए भी जब फैमिली का फंक्शन रहता है, दीपावली हो या किसी की शादी हो या किसी का बर्थडे हो, कोई भी हो, तो उसमें पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट आता ही नहीं, बिल्कुल आता है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि दिल्ली में और एक चर्चा की, पवार साहब का अप्रैल में राज्यसभा का मेंबरशिप खत्म होने जा रहा है, तो उसके बाद शायद आप आगे आएंगे, उनके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मुझे पता नहीं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। नहीं, उसके बारे में चर्चा भी नहीं हुई। तो देखा आपने ये बातचीत अजित पवार की उसी विमान में जिसमें अक्सर वो सफर किया करते थे, जो यहाँ पर हादसे का शिकार हो गया। अब आपको तस्वीरें हम उस जगह की दिखाते हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है, विद्या प्रतिष्ठान मैदान, जहाँ पर पंकजा मुंडे भी पहुंची हैं। पंकजा मुंडे ने अजित पवार के निधन पर दुख भी जताया है। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हैं वहीं से। सौरभ, हम देख रहे हैं सुबह से ही जब ये जानकारी मिली कि ऐसे हादसा हो गया है, समर्थक और लोग अस्पताल के बाहर भी जमा हुए और अब इस मैदान में भी काफी तादाद में हम लोग देख पा रहे हैं। जरा बताइए कौन कौन वहां पर मौजूद हैं और कितनी तादाद वहां पर लोगों की नजर आ रही? सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, यहाँ पे पवार परिवार के सदस्य ज़रूर यहाँ पे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पवार परिवार के सदस्य रोहित पवार जो सुबह से यहाँ पे है। पूरी जो इंतज़ाम है, जो अंतिम संस्कार के इंतज़ाम है उन पे उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो बाकी सारे बिल्कुल जो बाकी सारे जो राजनीतिक दलों के नेता है वो भी यहाँ पे है और वो लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेता आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यहाँ पे रोहित पवार है जो पूरी इंतज़ाम देख रहे हैं अंतिम संस्कार के, और वो यहाँ पे है। लेकिन आपको इस मैदान की तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं अजित पवार को अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको एक आखिरी बार के लिए अलविदा कहने के लिए। बारामती में अजित पवार के पूरा राजनीतिक जो जीवन है वो बारामती से ही शुरू होता है और उस राजनीतिक का जीवन का अंत भी बारामती में ही हुआ है। लेकिन एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में उनके जो विमान था वो आज सुबह यहाँ पहुँचने वाले थे। उनके कुछ राजनीतिक कार्यक्रम थे, लेकिन दुख की बात यह है कि जब बारामती एयरपोर्ट पे उनके विमान उतर रहे थे, लैंडिंग कर रहे थे, उस वक्त विमान क्रैश हो गया और उसमें अजीत पवार के साथ साथ जो लोग थे वो भी उनके डेथ हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इन तस्वीरों में अजीत पवार के जो पार्थिव शरीर आने वाले हैं यहाँ पे, उसके लिए जो तैयारियां है वो भी चल रहा है। जो सल्यूट देने वाले पुलिस की टीम है वो भी तैयार है और कई सारे राजनीतिक दल के नेता जैसे कि प्रताप सारनाइक है जो शिवसेना से है, सुषमा अंधारे है यहाँ पे पहुँचे हैं, बाकी सारे लोग कई सारे उनके जो कैबिनेट में उनके साथ जो काम करते हैं और विपक्ष के नेता भी है। अजीत पवार का एक खास बात यह है कि चाहे वो विपक्ष में रहा है, चाहे वो मंत्री मंडल में रहा है, हर
नेता के साथ उनके एक अच्छी संबंध थी और ख़ास करके बारामती के जो लोग हैं उनके लिए वो एक एक्सेसिबल लीडर माना जाता था, जिनके साथ बात करके समस्या का जो समाधान है वो मिल पाता था। इस ग्राउंड के जो सेंटर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के जो फ्यूनरल पायर होता है उसको बनाने की तैयारियां चल रहा है। ग्राउंड में धीरे धीरे अजीत पवार के समर्थकों का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और पवार परिवार के सदस्य जो है वो भी यहाँ पे है। रोहित पवार जो है वो पूरे इंतज़ाम के जो जिम्मेदारी हैं वो निभा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे और आने वाले हैं, बहुत सारे डिग्निटरीज भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसी जगह पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार होने वाला है और यहीं पे उनके समर्थकों के सामने, उनके जो चाहने वाले हैं उनके सामने उनकी जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे होने वाले हैं बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के जो ग्राउंड्स है वहाँ पर। बिल्कुल सौरभ, बहुत भावुक क्षण है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अजीत दादा पवार को सालों यहाँ पर देखा। आप दिखाते रहेगा क्योंकि ये लोगों के मन में बहुत भावनाएं इस वक्त जो है वो तैर रही होंगी अपने नेता को यहाँ पर अंतिम बार देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं अजीत पवार की मौत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है और वो ये है कि अजीत पवार के बाद आखिर उनकी जगह कौन लेगा। क्या एनसीपी की कमान पवार फैमिली के हाथों में होगी या फिर किसी आउटसाइडर को इसके लिए चुना जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाएगा, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 फरवरी से दोनों गुटों के विलय की संभावना भी देखी जा रही थी। पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। सियासी संभावनाओं के आसमान की कोई सीमा नहीं होती। अजित पवार जब तक रहे अपनी राजनीतिक संभावनाओं से जुड़े अनंत सवालों से घिरे रहे, लेकिन अब उनके जाने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि आगे क्या होगा। उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। ये तस्वीरें दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले की हैं, जब शपथ को लेकर तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी की कमान मिली। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर और डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद 2 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल ये कि अजित पवार के बाद एनसीपी की कमान अब किसके हाथों में होगी। सवाल ये भी कि क्या महाराष्ट्र में फिर एनसीपी गुट से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अगर महायुति में इसको लेकर फैसला होता है तो वो कौन होगा जो अजित पवार की जगह लेगा। अजित पवार के निधन के बाद कई सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ पवार फैमिली ही दे सकती है। सवाल ये भी कि अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी का अगला अध्यक्ष क्या पवार फैमिली से होगा या फिर किसी आउटसाइडर को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला करती है। अजित पवार की मौत के बाद पार्टी के कमान को लेकर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का। हालांकि सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं है। 2024 में उन्होंने बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और वर्तमान में वो राज्यसभा की सांसद हैं।
सुनेत्रा पवार के अलावा परिवार के जिन 2 लोगों को पार्टी का कमान देने की चर्चा है, वो 2 नाम हैं पार्थ पवार और जय पवार। पार्थ और जय दोनों अजित पवार के बेटे हैं। पार्थ पवार पुणे लैंड स्कैम मामले में फंसे हैं और उनके जेल जाने की भी आशंका है। ऐसे में पार्टी अगर दोनों बेटों में से किसी एक को कमान देने के बारे में सोचती है तो जय पवार को इसके मिलने की संभावना ज्यादा दिखती है। सवाल ये उठता है कि अगर पवार फैमिली के बाहर से किसी को पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो वो नाम कौन कौन हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम सबसे आगे है। प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के राइट हैंड माने जाते थे। इन्हें राजनीति का बहुत ही लंबा अनुभव है। जुलाई 2023 में अजित पवार ने जब चाचा से बगावत की थी तब पटेल ने अजित पवार का पुरजोर साथ दिया था। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क साधकर चलने में माहिर हैं। अजित पवार के खेमे में रणनीतिकार की भूमिका अच्छे से निभाते हैं। सुनील तटकरे के बारे में बात करें तो अजित पवार के काफी करीबी माने जाते थे। पर्दे के पीछे की राजनीति और गठबंधन की जोड़ तोड़ में माहिर माने जाते हैं। जुलाई 2023 में अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल होने का फैसला किया तो सुनील तटकरे उन चंद वरिष्ठ नेताओं में सबसे आगे थे जिन्होंने अजित पवार का साथ दिया। अजित पवार के बाद पार्टी में 2 सीनियर लीडर्स दिखते हैं, एक तो प्रफुल्ल पटेल और दूसरे सुनील तटकरे। इसके अलावा भी पार्टी में कई सारे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ दिया अजीत पवार इनके लिए। तो जब अब अजीत पवार नहीं है तो पार्टी के सामने निश्चित तौर पे एक संकट खड़ा हुआ है, एक लीडरशिप क्राइसिस हम कह सकते हैं। एक तरफ इधर पार्टी के कमान को लेकर चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या दोनों एनसीपी का विलय हो जाएगा। अजित पवार की मौत के बाद ये सवाल अब और बड़ा हो गया है। नगर निगम के चुनाव में चाचा भतीजे की पार्टी ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मिलकर चुनाव लड़ा था। अब जिला परिषद के चुनाव में भी पूरे राज्य में दोनों का गठबंधन है। सूत्र बताते हैं कि निगम के चुनाव में जिस तरह अजित पवार ने बयानबाजी की उससे महायुति के अंदर थोड़ी खटास जरूर पैदा हो गई थी। बीते कुछ दिनों से चाचा भतीजा यानी कि शरद और अजित पारिवारिक कार्यक्रम में भी आ जा रहे थे। अजित पवार से पूछा भी गया था कि क्या परिवार में सब ठीक है तो उन्होंने कहा था अब सब कुछ ठीक है। साथ आने को लेकर निगम के चुनाव से पहले अजित पवार और सुप्रिया सुले ने हिंट भी दिए थे। दोनों धड़ों के विलय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी उठता है कि अगर पार्टियों का मर्जर हुआ तो क्या एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर बाहर निकलकर महाअघाड़ी में चली जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अगर एनसीपी महाअघाड़ी में चली जाती है तो अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि ऐसे में अजित पवार की फैमिली ये जोखिम नहीं उठाना चाहे। एक कॉमन डिस्कशन ये है कि अजित पवार इनकी गैर हाजिरी में ये पूरा का पूरा गुट जो है वो मूलभूत रूप से शरद पवार जो है इनके पास जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में होता है? क्या 41 के 41 विधायक, अब अजीत पवार जी के बाद 40 विधायक, क्या वो तमाम के तमाम शरद पवार के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं? ये होना भी बहुत मुश्किल है। जहां तक डिप्टी सीएम को लेकर सवाल है तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है महायुति फिलहाल एनसीपी खेमे से कोई डिप्टी सीएम बनाने का फैसला नहीं करे। बाद में इस पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अजित पवार के बाद एनसीपी का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर वक्त के साथ स्थिति साफ होगी। लेकिन अजित पवार का राजनीतिक इतिहास किस तरह का रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 66 साल के अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। हर राजनीतिक दल में उनके चाहने वालों की खासी तादाद रही। जिस बारामती ने उन्हें 7 बार विधानसभा में चुनकर भेजा और अजित के लिए चुनाव के लिहाज से अभेद्य किला साबित हुआ, वहीं ये दुखद हादसा हो गया। फैमिली में बात करते वक्त अगर आपके
अंकल हो गए आपको, तो जो भी बात कॉमन फैमिली में चलती है वैसे पॉलिटिक्स की बात तो होती नहीं। कधी असा नेता बघितला नाही आणि कधी बघणार नाही। इस उड़ान को ऐसे धमाके के साथ खत्म नहीं होना था। अजित पवार के हिस्से कई उड़ानें बाकी थीं। नियति ने अचानक वो सियासी पारी खत्म कर दी जो अभी लंबी चलती और नए मुकाम हासिल करती। संवाद हो या विवाद, अजित पवार के पूरे करियर के दौरान परिवार उनकी राजनीति के केंद्र में रहा। अजित अनंतराव पवार के दुखद निधन के साथ ही एक सियासी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार के साए में रहते हुए पॉलिटिक्स का कखरा सीखा और अलग रास्ता तय करते हुए उस पड़ाव तक पहुंचे जहां वो असली एनसीपी के हकदार साबित हो रहे थे। फिर से करीब आ रहे एनसीपी के दोनों धड़ों के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच ये भावना आम थी कि अगर शरद पवार पार्टी का चेहरा हैं, तो अजित पवार पार्टी की ऊर्जा। महाराष्ट्र की राजनीति में रीढ़ समझे जाने वाली सहकारी समितियों से अजित पवार ने अपनी राजनीति शुरू की और 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। प्रतिज्ञा करतो की 2 बार पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में, 1 बार उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में, 1 बार एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में और 2 बार देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में। साल 1991 में अजित पवार पहली बार बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1995 में बारामती सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस सीट से उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। अजित पवार महाराष्ट्र में 1999 से 2014 के बीच कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई 2019 में। 23 नवंबर की सुबह जब कई लोग सोकर उठ रहे थे, तब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाटकीय घटना घट चुकी थी। अजित पवार एनसीपी के खिलाफ बगावत करके और बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके थे, लेकिन सिर्फ 80 घंटे तक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद अजित पवार ने 26 नवंबर को इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद 30 दिसंबर 2019 को अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जुलाई 2023 में वो सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी बने, जबकि दिसंबर 2024 में सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री बनाए गए। परिवार और राजनीति दोनों मोर्चों पर अजित पवार सबको स्वीकार थे। कभी उन्होंने पार्टी के मतभेद को पारिवारिक रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। कई बार चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले के साथ अलग अलग फैमिली फंक्शन में दिखे। ये और बात है कि जिस योगेंद्र पवार को 2024 में अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर हराया, वो भी रिश्ते में उनके भतीजे हैं। कहा जाता है कि मेहनत और अनुशासन के अलावा बेबाक और कड़क मिजाज अजित को अपने पिता से विरासत में मिला था। अजित पवार के पिता और शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में दिग्गज फिल्म निर्माता वी शांताराम के साथ काम कर चुके थे। अनंतराव पवार ने मुंबई में फिल्म का काम छोड़ने के बाद बारामती लौटकर खेती संभाली थी। अजित पवार को उनके चाहने वाले प्यार से दादा कहकर संबोधित करते थे। उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक बात मशहूर थी कि जो काम होने लायक होता था, दादा उसी के लिए हाँ बोलते और अपनी बातों से सामने वाले के अंदर भरोसा पैदा करते थे। लेकिन 28 जनवरी 2026 की सुबह जो कुछ हुआ, उनकी कल्पना तो अजित पवार के दुश्मनों ने भी नहीं की होगी।
जिस बारामती को अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अभेद्य किला बना दिया था, वहीं उनके साथ ये दुखद हादसा हो गया। तो देखा आपने, अजित पवार को लोगों से जुड़े हुए एक संवेदनशील नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ये जो हादसा हुआ, पहले ऐसे कई विमान हादसे हुए हैं जिसमें देश के सियासत से जुड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले साल ही हमने देखा कि 12 जून को हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। 2009 में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएसआर रेड्डी, 2001 में कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया और 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भी विमान हादसे में जान चली गई थी। कुछ पलों की उड़ान और कुछ पलों के बाद खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सब खत्म हो गया। सिर्फ चंद सेकंड में महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे और डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोग इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ान भरने वाले अजित पवार 45 मिनट के बाद इस दुनिया में नहीं होंगे। रह जाएगा सिर्फ उनका शरीर और उनकी यादें। देश में पहले ऐसे कई विमान हादसे हुए हैं जिसमें बड़ी हस्तियों को जान गंवानी पड़ी है। इसमें कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया से लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी, संजय गांधी से लेकर गुजरात के सीएम रहे विजय रूपाणी तक शामिल हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत को भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी थी। वो तारीख थी 12 जून 2025। 8 महीने भी नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन पहले की ही बात हो। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के काफी सीनियर लीडर रहे विजय रूपाणी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। रूपाणी समेत 242 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और इसके 32 सेकंड बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। जब ये हादसा हुआ उस वक्त रूपाणी की पत्नी और बेटी लंदन में थी। रूपाणी इसी फ्लाइट से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन गुजरात की राजनीति के धुरंधर रहे रूपाणी का ये सफर अंतिम सफर साबित हुआ। विजय रूपाणी का DNA मिलान होने के बाद शव की पहचान हुई और उनका शव उनके परिवार को सौंपा गया। जिस तरह विजय रूपाणी की मौत भारतीय राजनीति की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, उसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की मृत्यु भी काफी चौंकाने वाली थी। करीब 16 साल पहले वो तारीख थी 2 सितंबर 2009। वाईएसआर रेड्डी जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए चित्तूर जिले के वेदुरुपल्ले गांव जा रहे थे। वाईएसआर रेड्डी के हेलीकॉप्टर बेल 430 ने सुबह 9:55 पर हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उनका हेलीकॉप्टर रडार से अचानक गायब हो गया। उस दिन भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। हेलीकॉप्टर के लापता होने के बाद भारत का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना के विमान, इसरो के सैटेलाइट और सुरक्षा बलों के हजारों जवानों को लगाया गया। 24 घंटे तक सस्पेंस बना रहा कि वाईएसआर रेड्डी कहां हैं। 3 सितंबर की सुबह हेलीकॉप्टर का मलबा कुर्नूल जिले के नल्लामाला जंगलों में पावुरला गुट्टा की पहाड़ी पर मिला। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे में वाईएसआर रेड्डी के साथ साथ कुल 5 लोगों की जान चली गई थी। वाईएसआर रेड्डी के निधन से करीब 8 साल पहले भी एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें कांग्रेस के काफी सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी। वो तारीख थी 30 सितंबर 2001। माधवराव सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, जहां उन्हें एक बड़ी राजनीतिक रैली को संबोधित करना था।
जिस विमान से माधवराव सिंधिया सफर कर रहे थे वो एक निजी चार्टर्ड विमान था जिसका मॉडल बीचक्राफ्ट किंग एयर C90 था। सफर के दौरान मौसम काफी खराब था और भारी बारिश हो रही थी। सफर के दौरान ही हादसा हो गया। विमान जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में एक आग के गोले में तब्दील हो गया। हैरानी की बात यह थी कि भारी बारिश के बावजूद विमान के मलबे में आग लगी रही। इस हादसे में माधवराव सिंधिया समेत विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में आग लगने के कारण शव इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान करना कठिन था। माधवराव सिंधिया के पार्थिव शरीर की पहचान उनके गले में मौजूद मां दुर्गा के लॉकेट से की गई थी जिसे वो हमेशा पहनते थे। आइए अब आपको उस हादसे के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ दर्दनाक और भयावह था। इस हादसे के बारे में तब जिसने सुना सन्न रह गया। ये घटना थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के मौत से जुड़ी हुई। विमान उड़ाने का जुनून की हद तक शौक रखने वाले संजय गांधी की हवाई जहाज और तकनीकी में गहरी दिलचस्पी थी। वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बेहद सक्रिय सदस्य थे और अक्सर सुबह सुबह उड़ान भरने पहुंच जाते थे। उन्हें सामान्य उड़ान के बजाय एरोबैटिक्स यानी हवा में विमान के साथ स्टंट करना और उसे घुमाना बहुत पसंद था।